कहते हैं देवपुरा गांव की पहाड़ी सर्दियों में जब बिना मौसम काले बादल उतर आते हैं तो सबसे पहले गरीबों के चूल्हे बुझते हैं। उस साल भी कुछ ऐसा ही हुआ। ठंडी हवा मिट्टी की दीवारों को चीरती चली गई और कच्चे आंगनों में जमा पानी बर्फ जैसा काटने लगा। गांव के छोर पर एक छोटे से घर में एक लड़का हर सुबह जंगल से लकड़ियां लाता था, क्योंकि उसकी एक दिन की मेहनत ही रात की आग बनती थी। लेकिन उस सुबह जब बारिश ने ठंड को कहर बना दिया, कोई नहीं जानता था वो लड़का घर लौट भी पाएगा या नहीं। देवपुरा के इस छोटे से गांव में सर्दी सिर्फ मौसम नहीं थी, एक परीक्षा थी। जिसके घर में लकड़ी कम हो, उसके लिए हर सुबह डर लेकर आती थी। अम्मा, आप जाग गई? रात भर फिर खांसी आती रही क्या? तेरी आहट से नींद खुल गई बेटा। खांसी तो अब जैसे इस ठंड की सहेली बन गई है। रात बिल्कुल ठंडी हो गई, बस इतना सा कोयला बचा है। आज लकड़ियाँ नहीं लाया तो शाम को कुछ भी नहीं जलेगा। पहले अपने हाथ तो देख, पूरे लाल पड़ गए हैं ठंड से। तेरे पास ढंग का स्वेटर भी नहीं, फिर भी सुबह सुबह जंगल भागता है। रवि की उम्र कम थी, मगर जिम्मेदारियां बढ़ी। पिता के जाने के बाद उसी के छोटे हाथ घर का सहारा बन गए थे। स्वेटर नहीं है तो क्या हुआ अम्मा? मैं तेज तेज चलूंगा तो ठंड खुद भाग जाएगी। बातों में बड़ा हो गया है तू, पर शरीर अभी बच्चा ही है। ठंडी हवा मजाक नहीं करती। बस ये 2-3 टुकड़े बचे हैं, इससे तो दाल भी पूरी नहीं पकेगी अम्मा। आज थोड़ा कम खा लेंगे। तू मत जा अगर मौसम बिगड़ रहा हो तो। जान है तभी तो सब है। कम खाकर कितने दिन निकालेंगे? कल भी आपने आधी रोटी मुझे दे दी थी। मुझे सब दिखता है अम्मा। माँ का पेट बेटे को खिलाकर ही भर जाता है। ऐसी बातें मत किया करो। मैं हूँ ना, मैं कुछ न कुछ ले आऊंगा। हर दिन लाता हूँ। गरीबी में दिल जल्दी बड़ा हो जाता है। रवि के शब्दों में बचपना था, पर चिंता बिल्कुल बड़ों जैसी। सुन, हवा का सुर बदल गया है। लगता है आज बादल ठीक नहीं है। अरे, अभी तो सुबह ही हुई है, फिर भी आसमान इतना काला कैसे पड़ गया? सर्दियों में ऐसे बादल अच्छे नहीं होते। पहले ओले, फिर बारिश, फिर रात भर कंपकंपी। कुछ ही पलों में सुबह का फीका उजाला बुझने लगा, जैसे दिन ने बिना लड़े ही रात के सामने हार मान ली हो। अगर अभी निकल जाऊं तो शायद बारिश शुरू होने से पहले सूखी टहनियां मिल जाएं। नहीं रवि, अकेला मत जा। रास्ता कीचड़ हो जाएगा और जंगल के पास की ढलान फिसलती है। मैं किनारे किनारे चलूंगा। बड़े पेड़ के पास जो सूखी डालें गिरती हैं, वही उठा लूंगा। ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा। माँ, तू हर बार यही कहता है, फिर ज्यादा लकड़ी के लालच में दूर निकल जाता है। मुझे तेरी चालाकी मालूम है। लालच नहीं है अम्मा, मजबूरी है। जितनी ज्यादा लकड़ी उतने ज्यादा दिन चूल्हा जलेगा अम्मा। और अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा चूल्हा ही नहीं, मेरी सांस भी बुझ जाएगी। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी लौट आऊंगा। देखना, दोपहर से पहले घर में लकड़ियों का ढेर लगा दूंगा। और फिर जैसे आसमान ने चेतावनी नहीं फैसला सुनाया हो, तेज बारिश शुरू हो गई। कड़कड़ाती ठंड के बीच गिरती हर बूंद सुई की तरह चुभ रही थी। हे राम, इतनी तेज बारिश। अभी तो बिल्कुल साफ नहीं था, ये तो एकदम टूट पड़ी। अब तो कहीं नहीं जाएगा तू, सुन लिया? बिल्कुल नहीं। पर अगर बारिश देर तक रही तो गिरी हुई लकड़ियाँ भी भीग जाएंगी, फिर जलेंगी कैसे? मुझे जलती लकड़ी से पहले तेरा सलामत रहना चाहिए। रात बिना आग के कट जाएगी, पर तेरे बिना नहीं। रात बिना आग की नहीं कटेगी अम्मा। ये ठंड मजाक नहीं है। आपकी सीने की हालत मैं जानता हूँ। तो क्या करूँ मैं? तुझे अपनी आँखों से इस बारिश में जाते देखूं? घर छोटा था, पर उस पल उसमें 2 डर समा गए थे, भूख और ठंड, और दोनों ही बराबर निर्दयी थे। अगर मैं अभी नहीं गया तो शाम तक सब भीग जाएगा। सूखी लकड़ी का एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा। एक दिन की आग के लिए अपनी जान दांव पर मत लगा बेटा। ये सिर्फ एक दिन की आग नहीं है अम्मा, ये आज की रोटी है।
आपकी दवा के लिए गर्म पानी है और रात भर की सांस है। मैं वादा करता हूँ ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। पहली ढेरी मिली और मैं लौट पड़ूंगा। बाहर बारिश अब और तेज हो चुकी थी। काला आसमान, कांपती हवा और मिट्टी से उठती ठंडी गंध सब मिलकर जैसे रवि को चुनौती दे रहे थे। रवि मत जा, रवि मत जा। बस जल्दी लौटूंगा अम्मा, आप दरवाजा अंदर से अटका लेना। रवि ने जैसे ही पहला कदम बाहर रखा, ठंडी हवा ने उसे पीछे धकेल देना चाहा, लेकिन उसी पल बिजली की सफेद चमक में उसे पगडंडी के किनारे कोई गिरता पड़ता दिखाई दिया। अरे कौन है वहाँ? सुन रहे हो? ऐसे मत बैठे रहो, बारिश और तेज हो रही है। बेटा जरा पास आ, आंखों के आगे सब धुंधला हो रहा है। बाबा आपके कपड़े तो पूरे भीग चुके हैं। आप इस हालत में यहाँ कैसे फंस गए? उठ सकते हैं क्या? बूढ़े के कुर्ते से पानी टपक रहा था। उसके होठ नीले पड़ चुके थे, उंगलियां अकड़कर मुट्ठी बन गई थी और दांत ऐसे बज रहे थे जैसे सूखी टहनियां टकरा रही हों। रास्ता भटक गया हूँ बेटा। गांव की तरफ जा रहा था, पर बारिश ने सब पगडंडियां मिटा दी। अब ठंड से पाँव उठते ही नहीं। हे भगवान, मैं तो लकड़ियाँ लेने निकला था। घर पर अम्मा अकेली हैं, चूल्हा भी ठंडा है और आप यहाँ। तू जा बेटा, अपने घर जा। मैं थोड़ा बैठ लूं, शायद। बस नहीं, ऐसी ठंड में बैठना मतलब खुद को मौत के हवाले करना है। आप चुप रहिए, पहले कुछ करना पड़ेगा। तेरे चेहरे पर सब लिखा है बेटा। मैं बोझ नहीं बनना चाहता। बोझ वो होता है जिसे उठाने में मन दुखे। इंसान को बचाना बोझ नहीं होता। बस थोड़ी सी आग जला दे, फिर सोचेंगे। रवि जाता है और लकड़ियां खोजता है और उस लकड़ियों को जला के ले आता है बाबा के पास। बेटा अपने हाथ मत जला, मैं ठीक हूँ। तू अपनी लकड़ियाँ बचा ले। आप ठीक नहीं है बाबा, और मैं भी तब ठीक नहीं रहूंगा अगर आपको ऐसे छोड़ दूं। मेरे हाथ उफ, जैसे पत्थर बन गए हैं। धीरे से आग के पास लाइए, बहुत पास नहीं। पहले हथेलियां सेकिए, फिर उंगलियां खोलने की कोशिश कीजिए। सांस भी लंबी लीजिए। तूने अपनी जरूरत की लकड़ियां मेरे लिए जला दी। आजकल लोग रास्ता पूछने वाले से भी मुंह फेर लेते हैं, और तू? अम्मा कहती है ठंड सबसे पहले शरीर नहीं दिल को जमा देती है। अगर दिल गर्म रहे तो रास्ता निकल ही आता है। तेरी माँ ने सही कहा है। हाथों में थोड़ी जान लौट रही है, सचमुच लौट रही है। आग की छोटी सी गर्मी ने बूढ़े की उंगलियों में हरकत ला दी। उसका कांपना थोड़ा कम हुआ, लेकिन बारिश रुकी नहीं थी, बल्कि अब हवा और भी तेज हो रही थी। ये मौसम थमने वाला नहीं है बाबा। चलिए अब यहाँ से चलते हैं। रुक, सुन ये आवाज। बाबा, ये पेड़ गिरने की आवाज थी या कोई हमारी तरफ आ रहा है? पत्थर की ओट से उठी आशंका अब उन्हें घर तक खींच लाई थी। बाहर तूफान और तेज हो चुका था, और उस छोटी सी झोपड़ी के भीतर एक फैसला होना था। अपने बचे हुए सहारे को बचाना या किसी अनजान की जान। माँ, दरवाजा पूरा खोलो, जल्दी। बाबा की हालत बहुत खराब है, हाथ पाँव जैसे बिल्कुल जम गए हैं। अरे राम, ये कौन है रवि? और तू खुद भी तो भीग कर कांप रहा है। रास्ते में मिले पत्थर के पास पड़े थे। अगर मैं इन्हें छोड़ देता माँ, तो ये रात नहीं निकाल पाते। बहू, अगर बोझ लगूं तो बाहर ही छोड़ दो। बस थोड़ी देर बैठने दो। चुप रहिए, ऐसी बात मुंह से मत निकालिए। रवि, इन्हें अंदर खाट के पास बैठा, मैं अभी चूल्हा जलाती हूँ। वो ईंधन बहुत कम था, इतना कि शायद सुबह तक भी ना चलता,
लेकिन माँ ने गिनती से पहले इंसान को चुना। यही उस घर की असली दौलत थी। मैं ठीक हूँ माँ। पहले बाबा के हाथ सेक लो। देखो, उंगलियां अभी भी नीली पड़ी हैं। लीजिए, हथेलियां आग की तरफ कीजिए, धीरे धीरे। हाँ, ऐसे। सांस भी लंबी लीजिए। घबराइए मत, अब आप अकेले नहीं हैं। आज तक बहुत लोग देखे, पर ऐसी रात में किसी ने रुककर पूछा भी नहीं। मैं भी डर गया था बाबा, पर माँ की बात याद आई। ठंड शरीर से पहले दिल को मत लगने देना। और खुद को देख, पूरा पानी पानी हो रखा है। हीरो बनने गया था क्या? बैठ, आग सेक, नहीं तो तू भी बुखार पकड़ लेगा। हीरो नहीं माँ, बस देर हो जाती तो मन जिंदगी भर काटता। रवि का शरीर अब भी कांप रहा था, मगर मन में एक अजीब शांति थी। ठंड कम नहीं हुई थी, बस पछतावे का डर हट गया था। थोड़ा गर्म पानी बना देती हूँ, उसमें गुड़ डाल देंगे, जान लौट आएगी। बहू, तुमने अपना ईंधन जला दिया। ये मौसम अभी थमेगा भी नहीं। ईंधन फिर जुट जाएगा। सांस चली जाए तो वापस नहीं आती। आप चुपचाप गर्म होइए। बाबा, आप इस तरफ आए कैसे? इस रास्ते पर तो गांव वाले भी अंधेरा होते नहीं निकलते। मैं पास के कस्बे से लौट रहा था। अनाज का काम करता हूँ मैं। लोगों के घर घर गेहूं, चावल, दाल पहुंचाता हूँ। अनाज व्यापारी हैं आप? फिर इस सुनसान पगडंडी पर क्यों मुड़ गए? जल्दी घर पहुंचने की भूल कर बैठा। सोचा छोटा रास्ता है, लेकिन बारिश ने नाला भर दिया। बैलगाड़ी फंस गई। आदमी अलग छूट गए। आप अकेले रह गए बाबा? हाँ, पहले लगा संभल जाऊंगा, फिर कपड़े भीगते गए, हाथ सुन्न हुए और पैर जैसे मेरे रहे ही नहीं। मूढ़े की आवाज में अब कंपन कम था, पर हर शब्द उस रात की मार बयान कर रहा था। आग ने शरीर को राहत दी और अपनापन ने जुबान खोल दी। अरेस्ट लूडियो कैसी लगी? कमेंट करके बताइए।